हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता होगा एमसीक्यू सीरीज चली थी टॉपिक वाइज, तो इंडियन पॉलिटी के कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लेक्चर को एंड तक अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको कितना ज्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। ओके, सो इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में आज जो टॉपिक होने वाला है दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी टॉपिक हर एग्जाम में, चाहे आप जुडिशियल एग्जाम्स दें, चाहे आप स्टेट सर्विसेज दें, यूपीएससी का एग्जाम दें, किसी भी एग्जाम में दें, जुडिशरी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक वे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी से स्टार्ट करता हूं, फिर डिफिकल्ट की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ इंडिया में कब। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ये आपको याद करके रख लेनी है डेट। ये चार ऑप्शंस यहां पर हैं, आप लोग करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग मार्क भी कर रहे हैं, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है 28 जैन 1950। ये डेट आप याद कर लो, क्योंकि 26 जैन में कुछ लोग जल्दबाजी में लगा देते हैं आंसर, याद रखिएगा। तो 28 जैन 1950 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी थोड़ा मेरा मानना इजी है, ऑलरेडी यूपीएससी की प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि भाई द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ानी है, ओके, पहले ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम पे 7 जजेस थे फॉर एग्जांपल, फिर धीरे करके बढ़ते गए। ओके, एट प्रेजेंट भी जजेस की अगर हमारे 34 जजेस हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन यहां पर है कि अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये पावर किसके पास है कि टू इंक्रीज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उनके नंबर्स इंक्रीज करने हो तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं फिर से रॉन्ग ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, इसमें आपको सही आंसर याद होता जाए। तो करेक्ट आंसर इसका द पार्लियामेंट, याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? पार्लियामेंट। डिस्क्रिप्शन यहां पर है, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप डिस्क्रिप्शन से हट जाएगा, थोड़ा हम देख लें। तो देख लीजिए आप यहां पर, पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट से ही ये इंक्रीज हो सकता है अगर आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके लिए आपको कानून पास करना पड़ेगा, मतलब ऑफकोर्स लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन। चलो, अगर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिजाइन करना है तो वो किसको देगा रिजाइन लेटर? ठीक है, अब देखिए चीफ जस्टिस को देगा, जो उसका बॉस है उसको दे देगा, प्रेसिडेंट को दे देगा, प्राइम मिनिस्टर को दे देगा, लॉ मिनिस्टर को दे देगा। बड़े ही क्लोज ऑप्शंस हैं। कुछ लोग ए लगा रहे होंगे चीफ जस्टिस जल्दबाजी में, बट जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको क्लियर है सर प्रेसिडेंट को ही देगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। अगेन ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है आर्टिकल 124 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन जब आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्ट होते जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेरा मानना है ये अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, नोट्स लिए होंगे, बहुत आराम से क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ता आएगा। ठीक है, पहला यहां पर है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे रिमूव हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को आपको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव हो सकता है? चीफ जस्टिस कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, यहां पे प्रेसिडेंट कर सकता है, यहां भी प्रेसिडेंट कर सकता है। मतलब बी सी डी तीनों में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब डी ऑप्शन अगर पूछें तो वहां लिखा हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, और सी में लिखा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता होगा अगर आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव करना है तो रिमूव करता है प्रेसिडेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ whom? दैट इज पार्लियामेंट। रिमेंबर, सो पार्लियामेंट में पूरा प्रोसेस है जो मैंने पढ़ाया हुआ अपने डिटेल प्रोसेस में। रिमेंबर, वहां मैंने पूरा बताया हुआ किस तरह रिमूव होता है। अगर आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स देखेंगे या मेरी पॉलिटी की हैंड रिटन बुकलेट ऑर्डर करेंगे, सारी चीजें मैंने यहां बता रखी है। ठीक है, तो वहां मैंने पूरा डिटेल प्रोसेस बता रखा, बट यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्योंकि मैं यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन में टिपिकल क्वेश्चन लेके आया हूं। कैसे? मैंने आपको बताया है इनमें से कौन से जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एडहॉक जजेस, ओके, एडिशनल जजेस। अब आपको बताना कौन से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। अब आपको लोग कहेंगे सर दोनों ही अपॉइंट होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कहीं दोनों अपॉइंट होते हैं। नहीं, याद रखना। अब इसमें तो कौन से अपॉइंट होते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है। याद रखना आपको, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस अपॉइंट होते हैं। ठीक है, बट एडिशनल जजेस अपॉइंट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहां पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी एडहॉक जजेस अपॉइंट होते हैं, एडिशनल जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। सही बोल रहा था मैं। ठीक है, एडहॉक जजेस अपॉइंट होते हैं, बट एडिशनल जजेस जो हैं वो कहां अपॉइंट होते हैं? दैट इज एट हाई कोर्ट। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखो, अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो आगे क्लियर हो जाएगा, बट अभी इतना बता रहा हूं आपको, जो एडहॉक जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और इनको अपॉइंट करता है, ये बता देता हूं आपको, कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और एडिशनल जजेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं और इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट।
ये मैं अभी बेसिक बता रहा हूं, बाकी डिटेल मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना आपको ए करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 1:2 सेकंड इज फॉल्स। एडिशनल जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं होते हैं। आप मेरे नोट्स पढ़ोगे, वहां मैंने क्लियरली लिख रखा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन, अगेन डिस्क्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लियर था। बट इनके बारे में और डिस्कस हम आगे करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, तो आई होप वो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको ना। याद रखना एडहॉक जजेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, एडिशनल जजेस नहीं होते। एडिशनल जजेस हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है। चलिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। अब जब चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं होगा देश का, ठीक है, या तो सीट उसकी वैकेंट होगी, वो नहीं होगा, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब ये कौन करेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस? अब यहां पर देखा है तो वो प्रेसिडेंट करता है। अब दो ऑप्शन आते हैं, सी और डी, दोनों में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। एक में लिखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही नहीं, उससे कैसे रिकमेंडेशन लेगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बट जल्दबाजी में मैंने देखा है बहुत से लोग इसका ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं, जो कि गलत है, रिमेंबर, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है आपको, आर्टिकल नंबर 126 में मेंशन है कि याद रखिएगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा बाय हुम, दैट इज बाय प्रेसिडेंट। और जनरली जब सीट वैकेंट होती है या तो वो डिस्चार्ज अपनी ड्यूटीज नहीं कर पाता है, तो प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में, मैंने बताया था एडहॉक जजेस पे मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि एडहॉक जजेस कहां अपॉइंट होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं कब? कब अपॉइंट किया जाता है इन एडहॉक जजेस को? ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, फिर ये आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। लेट अस सपोज कोई एक केस है, ठीक है, वहाँ पर बोला गया कि भाई 6 जज बेंच के केस देखेंगे, मतलब इतने जजेस रहेंगे इस केस को देखने के लिए। बट देखा गया जजेस तो सिर्फ 3 हैं, ठीक है, 6 है ही नहीं। मतलब जितने जजेस चाहिए आपको केस को सुनने के लिए, उतने जजेस ही नहीं हैं। तो मतलब आपके पास कोरम ही नहीं है। कोरम मतलब होता है, याद रखिए, आपको उतने जजेस चाहिए उस चीज़ को, उससे याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिटिंग बैठाई है उतने जजेस की, वो जजेस ही उतने नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं? एडहॉक जजेस अपॉइंट करते हैं, और ये अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जब आपका कोरम नहीं है, व्हेन देयर इज नो कोरम ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड, देन एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड बाय हुम, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए मैं आपको डिटेल यहाँ पर बता भी देता हूँ, आर्टिकल नंबर 127 में मेंशन भी है जब कोरम नहीं होता है, ठीक है। और कोरम मैंने अभी आपको समझाया कि कोरम कब नहीं होता है, जब आपने जजेस कम हो, तब उस टाइम पर ऐसा किया जाता है। ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, बट कंसेंट लेता है वो पहले किसका? प्रेसिडेंट का। इवन वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो, ठीक है, जहां से वो ऑफ कोर्स एक सिटिंग बंदे को ला रहा है, एडहॉक जजेस बना रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए वो वहां से भी परमिशन लेता है। बट अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। तो याद रखिए इससे सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, ये आपका याद रखना। वही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि नहीं, एडिशनल जजेस हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है, और वो क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। चलिए, और वो करता कौन है? वो प्रेसिडेंट करता है एडिशनल जजेस को। चलिए, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग ऑफ केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी है तो कितने मिनिमम जजेस की जरूरत होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो जब मिनिमम जजेस चाहिए होते सुप्रीम कोर्ट में, तो कितने जजेस की बेंच बैठती है? 10, 9, 7, 5। करेक्ट आंसर याद रखना, 5 मिनिमम जजेस आपको चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठानी हो, तो 5 मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया डिसाइड करता है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, बिल्कुल डिसाइड करता है। और मैं बता दूं, और ये पावर जो है वो आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये आर्टिकल 131 डील किससे करता है वो आपको बताना है। ये पावर्स दिए हुए हैं, कौन सा ज्यूरिडिक्शन है? वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज आर्टिकल नंबर 131। ये आपको याद रखना है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जहां पर मैंने पूरा आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप वहां देख सकते हो। सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट, स्टेट का डिस्प्यूट, वो मैंने वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर मैंने आपको बता दिया, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। नेक्स्ट में आते हैं, ये आपको पता होगा सबसे बड़ी बेंच जो थी ना सुप्रीम कोर्ट की आज तक, वो थी केशव नंदा भारती केस 1973 में 13 जजेस बैठे थे। सही है क्वेश्चन, चलो आपने सही बता दिया। बट मैं आपसे पूछूं सेकंड लार्जेस्ट बेंच कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज तक कौन सी हुई है? ऑप्शन आपके सामने, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल, बैंक नेशनलाइजेशन या टीएमए पाई फाउंडेशन।
अब आप कंफ्यूज होगे, सबसे ज़्यादा वाली तो पढ़ ली थी बट सेकेंड लार्जेस्ट नहीं पढ़ी। इसका करेक्ट आंसर, अब आपको दिक्कत आएगी यार क्या होगा करेक्ट आंसर, गैस मारो, कुछ लोग मिनर्वा मिल मारेंगे, कुछ लोग गोलकनाथ मारेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गोलकनाथ केस। मैं आपको बता वो जो आपकी सबसे लार्जेस्ट बेंच थी 13 जजेस की, वो केशवानंद भारती केस 1973, जहां बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, और जो सेकेंड लार्जेस्ट बेंच थी वो 11 जज बेंच थी, जो कि गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में हेल्ड हुई थी। तो याद रखिए 11 जजेस की बेंच यहां पर थी। तो सेकेंड लार्जेस्ट भी याद रखना है, सिर्फ सबसे लार्जेस्ट याद रखना काफी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटीशन ये क्या होता है? एक होता है, अभी क्यूरेटिव पिटीशन सीधे पूछा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हैं, किस आर्टिकल में मेंशन है। ये क्वेश्चन बड़ा स्टैटिक है, एग्जाम में आ गया, बनता है तो सीधे मार्क्स ले जाओ, नहीं बनता है तो बैठे रह जाओ। देखिए क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, लेट अस सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, आप चाहते हो इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे, तो आप रिव्यू पिटीशन डालते हो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, भाई हम रिव्यू नहीं करेंगे अपनी जजमेंट को, फिर आप क्या करते हो, आप क्यूरेटिव पिटीशन डालते हो, मतलब वापस आप उसको रिव्यू करने को बोल रहे हो, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो मतलब रिव्यू कैंसिल होने के बाद भी आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल के वापस सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो कि आप एक बार अपनी जजमेंट को रिव्यू करो, एक बार वापस देखो आप, ठीक है। अब ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 142 में, ठीक है। तो याद रखना आपको, क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू कैंसिल होने के बाद भी आप रिव्यू करने को बोल सकते हो, उसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, जो कि मेंशन है आर्टिकल नंबर 142। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। अब मैंने बोला ना रिव्यू भी फाइल कर सकते हो आप, तो अगला क्वेश्चन यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है सुप्रीम कोर्ट कि अपनी जजमेंट को क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, किस आर्टिकल के अंदर रिव्यू कर सकता है। और रिव्यू करने के बाद भी नहीं सुना है तो आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर देना, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। अब ये आर्टिकल्स अगेन कंफ्यूजिंग सर, इतने आर्टिकल याद नहीं होते, इसलिए तो मेरा लेक्चर देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, आंसर बनेगा। आंसर है आर्टिकल नंबर 137 दैट टॉक्स अबाउट रिव्यू पिटीशन। ओके, तो याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम उनको ही डिस्कस कर रहे हैं, और एग्जाम में डन मानो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा जब क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, आई थिंक इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए। ये नहीं बन रहा है तो थोड़ा मेरे पॉलिटिकल लेक्चर्स देखो यार, मेरे क्या किसी की भी देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ याद रखिएगा, दैट इज व्हाट, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इस पर ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन बेसिक लेवल पे आ चुका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भाई एडवाइजरी ओपिनियन लेना है सुप्रीम कोर्ट को ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। वो किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन लेता है, इसे कहते हैं एडवाइजरी जुडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैं बता दूं आर्टिकल नंबर 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन है। किससे लेता है वो एडवाइस? ये एडवाइस वो लेता है, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और मैंने बता दिया आर्टिकल नंबर 143 के अंदर ये एडवाइजरी जुडिक्शन पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 15 है ना। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको हाई कोर्ट के एडवोकेट कितना रहना पड़ेगा? मिनिमम एटलीस्ट इतने साल का आपको एडवोकेट रहना जरूरी है। कितने साल का? 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 8 ईयर्स या 25 ईयर्स? बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आए थे, अगर आपने वो नहीं पढ़ी, कंडीशंस नहीं पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर्स, रिमेंबर। और पूरी कंडीशंस देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। वैसे तो मेरे पॉलिटी लेक्चर्स में, नोट्स में हर चीज़ क्लियर है, वो देख लोगे, क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेंगे, ठीक है। और नहीं बन रहे तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, PDF मेरी मिल जाएगी टेलीग्राम में, वहाँ से देख लेना, कंडीशन सारी मेंशन है। अभी सारी कंडीशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यार कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पे क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, पूछ लिया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में मेंशन है, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई किस फॉलोइंग कोर्ट इंडिया में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया आर नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। लिखा हाई कोर्ट को सिर्फ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को? अब लोग सोचे होंगे सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये सुप्रीम कोर्ट को कहते होंगे, हमने पढ़ा है वहां पर, या दोनों को कहते हैं? करेक्ट आंसर सी है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। दोनों के मैं आपको आर्टिकल्स बता देता हूं, इसमें आपको याद रहेंगे, याद रखना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215। याद रखिए हाई कोर्ट 215, 129 दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो पहली बात, दोनों को ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। कहीं से इसका मतलब क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दो मतलब है। पहली बात, लेट्स सपोज ये कोई जजमेंट देते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देते हैं, तो उसको सेव करके रखा जाता है।
मान लो ऐसे सिमिलर केस आया तो वापस स्टार्टिंग से देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधे जजमेंट को आप यूज कर सकते हो, है ना, कि भाई जैसे इंदिरा सानी की जजमेंट आई 50% से ज्यादा कोटा क्रॉस नहीं होना चाहिए, अब डायरेक्ट जजमेंट को यूज करो, ठीक है, वापस केस को इतना देखने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पहला मतलब ये होता है कि जो जजमेंट है, प्रोसीडिंग्स है, वो प्रॉपर रिटर्न एक प्रॉपर मेमोरी की तरह रखी जाती है, फर्दर प्रोसीडिंग्स में उनका यूज हो सके। और दूसरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यह भी है कि कोर्ट जो भी जजमेंट दे रहा है ये, ठीक है ना, और अगर आपने कोर्ट की बात नहीं मानी, ठीक है, तो कोर्ट आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश कर सकता है। तो पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट वो भी कोर्ट ऑफ किसके अंदर आता है, दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दो मतलब है, पहला कि आप उसकी वैल्यू करो जो भी उसने जजमेंट दी है ना, और उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई वो आपने जजमेंट दिया हम उसको मानेंगे ही नहीं, ठीक है, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, आपने कोर्ट के ऑर्डर मानने से मना कर दिया। दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास, दैट इज याद रखना आपको, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 129, हाई कोर्ट में आर्टिकल 215। ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआईएल सुना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, ठीक है, यूएसए में ओरिजिनेट हुई थी पीआईएल का कॉन्सेप्ट। मैंने पूछा पीआईएल अब कहां फाइल कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, कि दोनों में। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीएन भगवती का नाम जरूर याद आता होगा जब भी पीआईएल का नाम बात करते हैं। करेक्ट आंसर, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में पीआईएल फाइल कर सकते हो। और ये भी याद रखना है कि यूएसए से ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। सैलरी और अलाउंसेस जो जज ऑफ हाई कोर्ट की है, सैलरी और अलाउंसेस, मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, सैलरी अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वो कहां से चार्जड होता है, ठीक है, मैं चार्जड एक्सपेंडिचर आपको पार्लियामेंट में पढ़ाया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा यार, जो इंटेलिजेंट लोग होंगे, मेरे स्टूडेंट ज़्यादातर इंटेलिजेंट होते ही हैं, ओके, जिन्होंने लेक्चर ज्वाइन कर रखा तुरंत आंसर दे देंगे, और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अगर पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस बोलता ना तो आंसर होता ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट यहाँ मैंने सैलरी अलाउंसेस पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 202 में चीजें, सारी चीजें मेंशन भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात हो तो रिट्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ मैंने रिट्स लिखी है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरी और क्यो वारंटो, 5 रिट्स होती हैं, आपको पता होगा। मैच द फॉलोइंग करना है, एक क्वेश्चन में ही मैंने सारी रिट्स लिख दी है। मैच द फॉलोइंग, देखो रिट्स का मतलब बताऊं चाहिए, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब हैबियस कॉर्पस क्या होता है यही नहीं पता, मैंडेमस नहीं पता, तो यार पढ़ाई करो पहले जाकर, ठीक है। अब यहाँ पर यही नहीं पता, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो नहीं पढ़ा है तो नोट्स लो, लेक्चर्स देखो तो तुरंत समझ में आए, क्योंकि मजा तब आता है क्वेश्चन बने, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस का है, रिमेंबर, लेट अस हैव द बॉडी, ठीक है। मैंडेमस का है, वी कमांड, ठीक है, तो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3, ठीक है, मतलब हम बचे ये दोनों ऑप्शंस में, ये दोनों ऑप्शंस हमारे कट गए, ठीक है। अब आते हैं सी का प्रोहिबिशन का है, फिर हम आते हैं, देखो क्यों वारंटो, बाय विच अथॉरिटी, तो ई का है 2, ई का है 2, तो अभी देखिए आप ई का 2, देखिए सी में आ गए, सीधे सी में आ गए। तो यही होता है ना तरीका यार सॉल्व करने का, कि आप एक आध मैच करते जाओ, चेक करते जाओ। तो मेरा तो देखो मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। अब सी का है 5 और डी का है 1, बता देता हूं, सी का है 5 और डी का है दैट इज 1, तो फुली इन्फॉर्म्ड सर्शोरी में है, और रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट प्रोहिबिशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको अगर सर कहीं डिटेल में आप दिखा दो तो ये लो, मैं डिटेल में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, और ये रहा सारी चीज़ें, ठीक है। 5 रिट्स, इनकी बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, ठीक है, और वो मेरे लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। और ये रिट्स पता होनी चाहिए यार, आपको राइटिंग में, इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंडमान निकोबार सुना है, उसका हाई कोर्ट जो है, उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन है, वो किस हाई कोर्ट में लगता है, कि उसका खुद का तो हाई कोर्ट है नहीं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कलकत्ता में, मद्रास में या उड़ीसा में, दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब अंडमान निकोबार यहाँ है, आप ये सोच सकते हो सर मद्रास होगा, मद्रास में लगता होगा, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज कलकत्ता, रिमेंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये लोग जनरली गलत लगा देते हैं जल्दबाजी में, तो करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जुडिशरी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, अच्छा, इन विच पिटिशन जुडिशरी ऑर्डर करती है एग्जीक्यूटिव को कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, हम आपको कमांड देते हैं कि अपनी आप ड्यूटी को परफॉर्म करें। कुछ हिंट दे रहा हूं मैं आपको, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यो वारंटो है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे आपको। करेक्ट आंसर है मैंडेमस, मैंडेमस में वी कमांड, मैंने पढ़ाया भी हुआ है मैंडेमस, करेक्ट आंसर बी है। यहाँ याद रखिए कोर्ट आपको गाइड करेगा कि आप क्या करिए, आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करिए, आप ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 22, हाई कोर्ट एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, हाई कोर्ट जज जो होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। सुप्रीम कोर्ट का जज तो हमने बता दिया सर प्रेसिडेंट को देगा, ये क्या गवर्नर को देगा,
क्योंकि भाई हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या आंसर डी होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ सर उधर प्रेसिडेंट इधर गवर्नर, बिल्कुल गलत है। सर अपने ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देगा, बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट को ही देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, याद रखिएगा, मैंने बहुत बार देखा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट आंसर 217 आर्टिकल के अंदर जज ऑफ हाई कोर्ट भी रेजिग्नेशन अपना किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो मेंशन है किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में? डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, ठीक है, कि कितना टर्म होगा डिस्ट्रिक्ट जज का कहाँ मेंशन है। अब ये आर्टिकल है, बड़े क्लोज दे दिए, 31, 32, 32, 33 ऐसे दे दिया आपने। अब ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज आर्टिकल नंबर 233 के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में आपको मेंशन है चीजें, याद रखिए। टर्म जो मेंशन है वो आर्टिकल नंबर 233 में मेंशन है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भाई इसमें से कौन सा मेन जुडिक्शन नहीं है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट का, मतलब हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट का ये पावर नहीं है। देखते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है, सुपरवाइजरी जुडिक्शन है, सुपरवाइज करता है लोअर कोर्ट्स को, एपिलेट बिल्कुल एपिलेट जुडिक्शन भी लोअर कोर्ट यहां पर अपील करते हैं, एडवाइजरी जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 यहां पर एडवाइस कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, किससे? प्रेसिडेंट से, ये नहीं है हाई कोर्ट के पास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आई होप दिस इज इजी क्वेश्चन, आप इसको बना सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन जाते आते 25th क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास एक स्टेट से ज्यादा या एक यूनियन टेरिटरी से ज्यादा जुडिक्शन है, ठीक है। इस ऑप्शंस में से इलाहाबाद के पास सिर्फ यूपी का ही है, ठीक है, दिल्ली के पास सिर्फ दिल्ली का ही है, ओके, गुजरात के पास सिर्फ गुजरात का ही जुडिक्शन है, बट बॉम्बे में है किसका? बॉम्बे का खुद का। और बताइए किसका है? चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ, इससे आपको पता होना चाहिए। इसके पास जुडिक्शन है महाराष्ट्र का, रिमेंबर बॉम्बे की बात करें महाराष्ट्र का। गोवा का खुद का हाई कोर्ट नहीं है तो गोवा का जुडिक्शन भी यहाँ पर है। और दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली एक हो गए हैं तो इसका भी जुडिक्शन इसी के पास है। तो एक स्टेट से ज्यादा भी आप देख रहे हो, यूनियन टेरिटरी भी इसमें एडेड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो ये थे पॉलिटी के जुडिशरी के अमेजिंग क्वेश्चंस जो मैंने इतनी जल्दी आपको सारे करा दिए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी के नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, ये लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुक है पॉलिटी की, तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारे नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। अभी पॉलिटी पढ़ाया तो पॉलिटी की बुकलेट देख लो, ठीक है। अब आप कह रहोगे सर पॉलिटी की मिल जाएगी, और सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ने हैं क्या? बिल्कुल पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं? स्ट्रैटेजी बताइए, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, स्ट्रैटेजी का वीडियो प्रॉपरली बना रखा है। अदर कोर्स की तैयारी कर रहे हो तब भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप कुछ हमें डोनेट करना चाहते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको हमारी चीज़ें पसंद आई हो, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हमने बैलेंस करके रखा है जिस तरह एग्जाम्स में आते हैं, नॉट टू मच हार्ड नॉट टू मच ईजी, उसके बीच में रहता है लेवल, ठीक है। क्योंकि एग्जाम क्रैक कराना है, मुझे यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाना है कि मैं ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन पूछूं और आपको बने ना और एग्जाम में भी ना आए, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो याद रखिए अगर आप चाहें तो आप हमको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट, अगर आपका मन हो, इट्स वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन, फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर है, आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, हैंड रिटन कोरियर हो जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, जो आप चाहोगे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर्स देखने हो मेरे, एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, तुरंत डाउनलोड करो, सारे लेक्चर्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। ओके, कोई कोर्सेज, स्पेशली कोर्सेज ज्वाइन करना है जनरल स्टडीज का, एग्जाम के लिए ओडिशा की तैयारी करो, ओडिशा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या तो आप जम्मू एंड कश्मीर की तैयारी कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट की एग्जाम की तैयारी करो, यूपी की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, एमपी की, किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारों के कोर्सेज आपको मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में अवेलेबल होंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट जरूर मैं रीड करता हूँ, और कमेंट रीड कर करके आपके पास टॉपिक्स आते रहेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते रहेंगे। बस एक आपको मेरी हेल्प करनी है, वो है वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। ये आप करते रहे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं प्ले करता रहूंगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते रहिए। लेक्चर्स की सीरीज कभी बंद नहीं होगी, बट उसके लिए दोनों साइड से प्यार की जरूरत है। सिर्फ मैं करता रहूं, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा और लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा इनिशिएटिव चलता रहे, हर टॉपिक को आप डिस्कस करते रहिए, तो उसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। ओके, और अपने फ्रेंड्स के जरूर उनको बताइए जो एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उनके लिए बताइए चैनल के बारे में, हो सकता है उनको भी पसंद आए तो ही कमेंट करो, नहीं आए कोई बात नहीं, डिसलाइक बटन भी दबा सकते हो आप। थैंक यू।